हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्प्लीन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि कहते हैं कि लाइफ इसके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल नहीं है, लाइफ इसके बिना भी चल सकती है, बट बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्प्लीन के। आज हम समझने की कोशिश करेंगे बेसिक ग्रॉस अनाटॉमी स्प्लीन की, उसका हिस्टोलॉजिकल या उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, उसकी ब्लड सप्लाई या विनस सप्लाई उसकी कैसी रहती है, और फिजियोलॉजिकली कुछ थोड़े से फंक्शन हम इसके समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्प्लीन की लोकेशन से। स्प्लीन की लोकेशन क्या है? लोकेशन, तो स्प्लीन की लोकेशन क्या हो गई? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। और अगर हम और ज्यादा स्पेसिफिक करें इसको तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में मेनली ये रहता है। लेफ्ट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। और स्लाइटली हम कह सकते हैं कि स्लाइटली ये एपिगैस्ट्रियम तक भी एक्सटेंड होता है, स्लाइटली एपिगैस्ट्रियम तक भी एक्सटेंड होता है। तो मेनली इसका जो मेजर पोर्शन है, वो मेजर पोर्शन इसका कहां रहता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में। करेक्ट। दूसरी चीज इसकी जो समझने की है वो ये है कि इसकी शेप कैसी होती है। तो इसकी जो शेप है वो शेप नॉर्मली वेज शेप्ड होता है, वेज शेप्ड होता है या टेट्राहेड्रल शेप होता है। इसकी जो शेप है वो वेज या टेट्राहेड्रल शेप का होता है। तीसरी चीज जो इसकी समझने की होती है कि इसकी विड्थ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है। ये सब चीजें समझने के लिए हम एक स्पेशली इसके लिए आता है हैरिस डिक्टम, हमें वो याद होना चाहिए। हैरिस डिक्टम अगर हमें ध्यान है तो हम इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, ये सारी चीजें हम इसकी समझ सकते हैं। तो हैरिस डिक्टम में क्या है? जितने भी ऑड नंबर हैं, कहां से? 1, अब हम यहां पे लिखते हैं 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 और उसके बाद 11। ये इस नंबर से हम इसके बेसिक जो इसकी लेंथ विड्थ वगैरह हैं उनको हम याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1, 1 क्या है? 1 इंच। 1 इंच क्या होता है? इसकी थिकनेस होती है। तो 1 इंच क्या है? इसकी थिकनेस है। उसके बाद में 3 इंच, 3 इंच क्या होता है? ये 1 इंच हो गया, ये 3 इंच हो गया। 3 इंच क्या होता है? इसकी विड्थ होती है। अब लेंथ विड्थ में क्या डिफरेंस हुआ? लेंथ थिकनेस, थिकनेस में किसे कहेंगे हम? थिकनेस मींस अगर हमने स्प्लीन को हाथ में लिया है तो हमारी दोनों फिंगर के बीच में, इस थंब और इस फिंगर के बीच में जो उसकी मोटाई है वो कहलाएगी थिकनेस। और अगर विड्थ की बात करें तो ये जो पोर्शन है, यहां से यहां तक का जो पोर्शन है, ये इसकी विड्थ हो गई। तो इसकी विड्थ कितनी है? 3 इंच की। और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी हो गई? 5 इंच की। लेंथ कहां से कहां काउंट करेंगे? यहां से लेकर के यहां तक। ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई और ये इसकी थिकनेस हो गई। तो थिकनेस इसकी जो है वो 1 इंच, विड्थ इसकी है 3 इंच, लेंथ इसकी है 5 इंच। और 7 ऑन्स, 7 ऑन्स क्या है? इसका वेट है। वेट को किसमें हमने काउंट किया है? ऑन्स में। अगर इसको हम सिंपली मिलीग्राम में कन्वर्ट करें तो लगभग ग्राम में कन्वर्ट करें तो लगभग ये होगा 7 ऑन्स का मतलब होता है 200 ग्राम्स। तो 200 ग्राम्स हमने हायर लिमिट पे बात करी है इसकी। लगभग इसका जो वेट है वो वेरी करता है 150 टू 200 ग्राम, 150 टू 200 ग्राम। तो ये इसका नॉर्मल वेट हो गया। जो 9 और 11 है ये एक्चुअली इसकी पोजीशन है रिब्स की। यानी कि इसका जो एक्सटेंशन है, हम ये कह सकते हैं कि इसका जो एक्सटेंशन है यहां से लेकर के यहां तक, वो 9th रिब से लेकर के 11th रिब के बीच में है। करेक्ट। तो 9th से 11 रिब के बीच में इसका लोकेशन है, इसका पोजीशन है। 7 ऑन्स अराउंड 200 ग्राम मैक्सिमम इसका वेट होता है। 5 इंच इसकी लेंथ होती है, 3 इंच इसकी विड्थ होती है और 1 इंच इसकी थिकनेस होती है। तो ये नॉर्मली हैरिस डिक्टम इसको हम बोलते हैं कि, और दूसरा इसको ऑर्गन ऑफ ओड नंबर्स भी बोला जाता है। इसे क्या कहेंगे हम? ऑर्गन ऑफ ओड नंबर्स, क्योंकि ये सारे के सारे ओड नंबर्स हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11। इसी से हम इसको नॉर्मली समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बेसिक चीज हुई जो स्प्लीन के बारे में हमें ध्यान होनी चाहिए। अब बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम स्प्लीन के।
तो स्ट्रक्चर के लिए हमने आपको डायग्राम यहां पे दिखाया हुआ है। ये नॉर्मली इसका वो सरफेस है जो सरफेस ऑर्गन्स के या विसरा के टच में रहता है, इसलिए इस सरफेस को हमने दिखाया है। ये इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी चीज एंड्स, अगली जो हमें चीज याद होनी चाहिए वो ये है कि इसके एंड्स कितने होते हैं। तो नॉर्मली इसके दो एंड हो गए, करेक्ट, दो एंड हो गए। दो एंड कौन कौन से हुए इसको समझिए। सबसे पहला ये एंड, इस, और दूसरा ये एंड। तो ये जो एंड है इस एंड को हम कहेंगे, ये एंड हो गया इसका एंटीरियर एंड, एंटीरियर एंड। और ये जो एंड है ये इसका हो गया पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड। अब इसको एंटीरियर और इसको पोस्टीरियर क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला गया क्योंकि ये नॉर्मली ये पार्ट आगे की तरफ रहेगा और ये पार्ट पीछे की तरफ रहेगा। तो ये इसकी पोजीशन जो है वो इस तरीके की पोजीशन होगी। तो ये थोड़ा पोस्टीरियर साइड में होता है इसलिए पोस्टीरियर एंड, ये एंटीरियर साइड में होता है इसलिए इसको एंटीरियर एंड भी कहते हैं। कुछ जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर की बजाय लेटरल और मीडियल एंड दिए होते हैं, वो भी करेक्ट हैं। ये मिड लाइन से अवे होता है, ये मिड लाइन के नजदीक होता है। यानी कि जब ये एंगल बनाता है तो हम ये कहते हैं 45 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी ये जो इसका एंगल बनता है ये 45 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि ये इस 45 डिग्री के एंगल में इस तरीके से सिचुएटेड रहता है, जिसमें इसका ये एंड है वो आगे की तरफ होता है और ये एंड बैकवर्ड होता है। इसलिए इसको एंटीरियर एंड, या हम दूसरा इसको कहें तो हम इसको कह सकते हैं इसका लेटरल एंड, या हम इसको क्या कहेंगे, लेटरल एंड, क्योंकि ये मिड लाइन से दूर है। पोस्टीरियर एंड मिड लाइन के ज्यादा नजदीक है इसलिए इसको हम मीडियल एंड भी बोल देते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियल एंड भी बोल देंगे। तो दो एंड हमारे पास आ गए। एंड कितने हुए, दो हुए, एक एंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, करेक्ट। अगली जो चीज हमें इसमें देखने की है वो देखने की है इसके बॉर्डर। तो इसके बॉर्डर कितने होते हैं, दूसरा हम टॉपिक लेते हैं बॉर्डर्स का। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको स्क्रीन के लिए ध्यान होनी चाहिए। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी तरीके का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। इसके एंड कितने हैं, इसके बॉर्डर्स कितने हैं, इसके सरफेसेस कितने हैं, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी लेंथ विड्थ क्या है। ये बेसिक चीजें हैं जो ऑर्गन की आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। उसके बाद आगे इसका स्ट्रक्चर का डिटेल हम करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने बताई एंड्स कितने हुए, दो हुए, एक एंटीरियर हुआ, एक पोस्टीरियर हुआ, या एक लेटरल हुआ, एक मीडियल हुआ। दूसरा बॉर्डर। अब जब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर को देखने से हमें तीन बॉर्डर इसके मिलते हैं। कौन सा बॉर्डर, ये जो हमने बताया डायग्राम, ये आपको थोड़ा सा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएं। और इस डायग्राम में और इस डायग्राम में बेसिक डिफरेंस इतना ही है कि हमने इसको स्ट्रेट आपको शो किया है, जबकि इसमें हमने आपको नीचे का इंफीरियर पोर्शन भी साथ में शो कर दिया, करेक्ट। तो अब इसमें तीन बॉर्डर हमें देखने को मिलते हैं, एक ये वाला बॉर्डर, एक ये वाला बॉर्डर और दूसरा ये वाला बॉर्डर, करेक्ट। ये जो पोजीशन दिखा रहे हैं ये थोड़ा सा इंफीरियर साइड की पोजीशन है, इसलिए आपको एंटीरियरली ये इस तरीके से दिखेगा। तो एक ये बॉर्डर है, एक ये बॉर्डर है और एक ये बॉर्डर है। तो इसमें हमें तीन बॉर्डर मिले, करेक्ट। ये कौन सा बॉर्डर हो गया, इस बॉर्डर को हम कहेंगे सुपीरियर बॉर्डर। ये कौन सा हो गया, क्योंकि ये ऊपर की साइड है, ये ऊपर की साइड है इसलिए हमने इसको कहा सुपीरियर बॉर्डर, करेक्ट। और ये इंफीरियर बॉर्डर हो गया, ये कौन सा हो गया, इंफीरियर बॉर्डर। तो हमारे पास दो बॉर्डर आ गए, एक सुपीरियर एक इंफीरियर। और एक बॉर्डर जो बीच में है दोनों के, इन दोनों के बीच में यहां पे हमने ये क्या बनाया है, ये हमने बनाया इसका हाइलम। हाइलम क्या हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर। हाइलम मीन्स कोई भी ऑर्गन का हाइलम अगर है तो इसका मतलब वो उसका गेट है एक तरीके से ऑर्गन का, जहां से वेसल्स अंदर रन करती हैं या बाहर आती हैं। तो ये हो गया इसका हाइलम। तो तीसरा जो बॉर्डर है वो ये वाला बॉर्डर हो गया। इसको हम क्योंकि दोनों के बीच में है इसलिए हम इसको कह देते हैं इंटरमीडिएट बॉर्डर, करेक्ट। तो हमारे पास नॉर्मली तीन बॉर्डर आ गए। हमने जब बॉर्डर काउंट किए हैं तो तीन बॉर्डर हमारे पास आए, एक सुपीरियर बॉर्डर आया, एक इंफीरियर बॉर्डर आया और एक इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट बॉर्डर आया। तो बॉर्डर हमारे पास कितने हो गए,
तीन हो गए, सुपीरियर, इंफीरियर और इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, तो हमारे पास तीन बॉर्डर हो गए, दो एंड्स हो गए। चलिए अब अगली चीज की बात करते हैं। अब अगला हम देखते हैं इसका सरफेस, कि इसमें सरफेस कितने होते हैं। अब हमने आपको पहले बताया कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस विसरा के कांटेक्ट में रहता है। ये जो सरफेस है ये विसरा के कांटेक्ट में रहता है। अगर हम पोजीशन देखें स्प्लीन की, तो नॉर्मली स्प्लीन की क्या पोजीशन होगी कि पीछे की साइड में डायफ्राम आएगा, डायफ्राम का डोम क्रस्ट जो है वो आएगा, पीछे की साइड में डायफ्राम आएगा, और डायफ्राम के आगे स्टमक आता है, और स्टमक और डायफ्राम दोनों के बीच में एक तरीके से आप कह सकते हैं ये वेज करता है, दोनों के बीच में इसकी पोजीशन होती है। तो जो पीछे का सरफेस है, क्योंकि वो डायरेक्टली डायफ्राम के साथ आ गया, डायफ्राम के वॉल के साथ आ गया, तो इसलिए वो सरफेस क्या होगा, पहला तो कॉनकेव सरफेस होगा, और दूसरा क्योंकि वो डायफ्राम के कांटेक्ट में आया है, तो इसलिए उस सरफेस को हम कहेंगे डायफ्राग्मेटिक सरफेस। तो हम सरफेस की बात कर लेते हैं। यहां पे पहला सरफेस कौन सा हमने कहा, डायफ्राग्मेटिक सरफेस। क्यों, क्योंकि ये डायफ्राम के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, और हम जब पीछे का स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर हमें कॉन्केविटी के साथ मिलता है। तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा किसी के कांटेक्ट में नहीं होता, सिर्फ डायफ्राम के कांटेक्ट में होता है और कॉन्केव होता है, वो सरफेस हमने कहा डायफ्राग्मेटिक सरफेस। और दूसरा जो सरफेस है जो विसरा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, जो विसरा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आया, उस सरफेस को हमने कहा विसरल सरफेस। उस सरफेस को हमने क्या कहा, विसरल सरफेस। तो हमें इसमें दो सरफेस मिल गए, एक डायफ्राग्मेटिक सरफेस मिल गया, एक हमें विसरल सरफेस मिल गया। करेक्ट। अब हमारे एंड भी हो गए, बॉर्डर भी हो गए, सरफेस भी हो गए। अब जब हम इसको नॉर्मली जब स्टडी करते हैं स्प्लीन को, तो स्प्लीन की स्टडी करने में हमें बेसिक जो चीज समझने की है वो ये होती है कि इसके साथ जो विसरल सरफेस है, उस विसरल सरफेस के अंदर इसके साथ कौन कौन से ऑर्गन्स अटैच रहते हैं या इसके कांटेक्ट में रहते हैं, या हम सिंपली उसको कहें कि इसके ऊपर किन किन ऑर्गन्स का इंप्रेशन होता है। तो वो चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जब आप सिंपली स्प्लीन को समझेंगे, देखेंगे, हमने बताया आपको कि इसके डायफ्राग्मेटिक सरफेस पे डायरेक्टली डायफ्राम के साथ में कनेक्टेड रहता है, इसलिए वहां आपको कोई इंप्रेशन नहीं मिलेगा। करेक्ट। ये जो पोर्शन है ये विसरल सरफेस है, ये इसका क्या है, विसरल सरफेस है। इसको हम चाहे मार्क कर देते हैं यहां, विसरल सरफेस। ये दोनों के दोनों क्या है, विसरल सरफेस है। करेक्ट। तो विसरल सरफेस में ये विसरा के साथ कांटेक्ट में रहता है, और कांटेक्ट में अगर रहता है तो फिर कांटेक्ट में रहने के बाद में इसके ऊपर इंप्रेशंस भी आने पॉसिबल होते हैं। तो कौन कौन से इंप्रेशन हैं जो इसके ऊपर आते हैं, देखिए। सबसे पहला जो चीज है वो क्या है कि ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन किसके कांटेक्ट में रहता है, ये वाला जो पोर्शन है ये किसके कांटेक्ट में रहता है, नीचे के साइड इसके साथ कौन सा ऑर्गन रहता है, यहां कौन सा ऑर्गन रहता है। सबसे पहली चीज है ऊपर वाला, ये जो इंप्रेशन आपको दिखा, ये पहली चीज इंप्रेशन कहां दिखा आपको, ये सुपीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर दोनों के बीच में ये इंप्रेशन आपको नजर आया। क्लियर। तो सुपीरियर और इंटरमीडिएट, अब हम यहां पे अगला टॉपिक डालते हैं इंप्रेशन का। हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं ताकि हम उसको थोड़ा सा समझ लें। ये इंप्रेशन जो है सबसे पहली चीज, करेक्ट, ये इंप्रेशन रहता है क्योंकि ये बिल्कुल अटैच्ड रहता है, बिल्कुल एकदम पास में रहता है। किसके पास में रहता है, ये रहता है स्टमक के। तो ये जो इंप्रेशन पड़ता है यहां पर, वो पड़ता है स्टमक का इंप्रेशन, या हम इसको कह देते हैं गैस्ट्रिक इंप्रेशन, या हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक इंप्रेशन। दूसरा, ये जो इंप्रेशन आता है, ये इंप्रेशन आता है, ये वाला जो इंप्रेशन है ये आता है किडनी का। अब किडनी कौन सी, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम हमने सिचुएशन बताई, स्टमक के पास होता है, तो लेफ्ट किडनी, किडनी कौन सी आ गई, लेफ्ट किडनी।
तो लेफ्ट किडनी का भी अपर पोल या अपर एंड हम उसको कह सकते हैं। ये जो लेफ्ट किडनी का अपर एंड है उसका इंप्रेशन इसके साथ आया यहाँ पे। तो लेफ्ट किडनी का जो इंप्रेशन है वो इंप्रेशन हो गया ये। इसके बाद जो तीसरा इंप्रेशन आता है वो आता है इस इंफीरियर सरफेस पे, इस पे इंफीरियर पोर्शन पे, नीचे वाले पोर्शन पे। ये जो सरफेस है ये सरफेस किसका आएगा, ये सरफेस आएगा जब हम कहते हैं कि हमारा जो ट्रांसवर्स कोलोन है वो ट्रांसवर्स कोलोन आगे जाकर के और एक फ्लेक्सर बनाता है, एक टर्न लेता है, अब्रप्ट टर्न लेता है और वो फिर डिसेंडिंग कोलोन बन जाता है। तो जो ये जो टर्न है इस टर्न के ऊपर रेस्ट करता है एक तरीके से स्प्लीन। स्प्लीन को हम कहें कि ये अगर इंटेस्टाइन का टर्न हो गया तो इस टर्न के ऊपर यहां रेस्ट करेगा। तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन किसके कांटेक्ट में आएगा, ये आएगा कोलोन के फ्लेक्सर के। और वो जो फ्लेक्सर है वो बिल्कुल स्प्लीन के पास होता है, स्प्लीन से अटैच्ड होता है, इसलिए हम इसको लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर या स्प्लेनिक फ्लेक्सर भी बोल देते हैं, स्प्लेनिक फ्लेक्सर। करेक्ट। तो हमें इंप्रेशन जो देखने को मिले मेन, यहां पे स्टमक का मिला, यहां पे हमें किडनी का मिला, और किडनी को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम रीनल इंप्रेशन भी बोल देते हैं, राइट। तीसरा हमें स्प्लेनिक फ्लेक्सर मिला जो इस साइड में मिला हमें। और जो चौथा हमें जो एक और इंपॉर्टेंट इसके ऊपर इंप्रेशन मिलता है जिसकी हमने बात करी थी जब हम पेनक्रियाज की स्टडी कर रहे थे, पेनक्रियाज का फिजियोलॉजी जब समझ रहे थे, और जब हम इंड्यूस्ड डायबिटीज की बात कर रहे थे, अगर आपको ध्यान हो, तो हमने कहा था कि किसी पोजीशन पे अगर स्प्लीन को रिमूव करना पड़ता है तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उसके साथ टेल ऑफ पेनक्रियाज भी कहीं से रप्चर हो जाए या कट हो जाए। क्यों? क्योंकि वो इसके साथ बहुत अच्छे से जुड़ी होती है, इसके साथ बहुत टाइटली ये एक तरीके से ये जुड़ी होती है। और वहां पे हमने कहा था आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, करेक्ट, जो नॉर्मली डायबिटीज के लिए इंसुलिन के प्रोडक्शन का काम करती हैं। तो ये जो पोर्शन है जो इंटरमीडिएट बॉर्डर है, यहाँ पे हाइलम के साथ जो एक इंप्रेशन आता है वो इंप्रेशन किसका आता है, वो आता है पेनक्रियाज का। तो ये इंप्रेशन किसका हो गया, पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज में भी पेनक्रियाज का कौन सा पोर्शन, टेल ऑफ द पेनक्रियाज, करेक्ट। तो हमें इसके ऊपर जो स्पेशली जो इंप्रेशन देखने को मिले वो पहला मिला स्टमक का इंप्रेशन, दूसरा हमें मिला लेफ्ट किडनी का इंप्रेशन, तीसरा हमें मिला स्प्लेनिक फ्लेक्सर का इंप्रेशन, और चौथा हमें मिला पेनक्रियाज और टेल ऑफ द पेनक्रियाज का इंप्रेशन। तो ये चार जो बेसिक इंप्रेशन हैं जो विसरल सरफेस के ऊपर किडनी के साथ होते हैं, और ये इसके कॉन्टेक्स्ट को बताते हैं। तो हमें उनको समझने के लिए इसके जब हम इंप्रेशन समझेंगे तो हम बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि इसका कौन सा पोर्शन किस ऑर्गन के कॉन्टेक्ट में रहता है, ठीक है। तो ये चार इंप्रेशन हमारे पास हो गए। अगली हम बात करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो हम फिर इसकी बात करते हैं पेरिटोनियल रिलेशन की। तो अगली जो चीज है ये हो गए इंप्रेशन, पहले हम इसको लिख देते हैं फिर हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो गए इसके इंप्रेशन। अब मैं इसको यहां से एक बार हटा देता हूं ताकि हमने जो बेसिक इसकी जो चीज थी वो समझ ली। अब हम इस डायग्राम के थ्रू आगे चलेंगे। अगली जो चीज देखी थी हमने वो देखी थी इंप्रेशंस। तो इंप्रेशन के लिए हमने कहा था इसके ऊपर नॉर्मली चार इंप्रेशन हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 1 हमारा था स्टमक का, नंबर 2 हमारा था लेफ्ट किडनी का, नंबर 3 स्प्लेनिक फ्लेक्सर, और नंबर 4 टेल ऑफ पेनक्रियाज। ये बेसिक चार इंप्रेशन थे जो हमने यहां पे हमें मिले। तो हमने बात करी इंप्रेशन की, सरफेस की, बॉर्डर की, एंड की। अब हम बात करते हैं पेरिटोनियल रिलेशंस की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम स्टडी कर रहे हैं स्प्लीन को, पेरिटोनियल रिलेशंस, करेक्ट। अब पेरिटोनियल रिलेशन में क्या है, पूरा का पूरा स्प्लीन जो है वो पेरिटोनियम से कवर्ड रहता है।
आप जब स्प्लीन का लोकेशन देखेंगे तो वो इस जगह है कि पूरा का पूरा स्प्लीन जो है वो पेरिटोनियम से कवर्ड रहता है, सिर्फ एक जगह को छोड़ करके, और वो कौन सी जगह हो गई, वो हाइलम हो गया। यानी हाइलम को छोड़ के पेरिटोनियम पूरी तरह से स्प्लीन को कवर करती है। जो पेरिटोनियम के फोल्ड्स हैं वो क्योंकि विसरा के ये कांटेक्ट में रहता है, इसलिए आज इन फोल्ड से आपस में विसरा के साथ कनेक्टेड रहता है, ये जुड़ा हुआ रहता है। और इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, लिगामेंट्स। ये क्या कहलाएंगे, लिगामेंट्स। अब जो बेसिक लिगामेंट्स हैं जो हमें स्प्लीन की स्टडी में याद होने चाहिए, ध्यान होने चाहिए, वो कौन कौन से लिगामेंट हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये किसके कांटेक्ट में रहता है, हमने कहा मेनली, हमने सबसे पहले बात करी थी स्टमक की। तो स्टमक के साथ जो इसका कांटेक्ट होता है वो किस फोल्ड के थ्रू हुआ, किस लिगामेंट के थ्रू हुआ, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। पहला कौन सा हो गया, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। तो हमें पहला जो लिगामेंट मिला वो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट मिला, जिसके साथ ये स्टमक के साथ कनेक्ट रहता है, करेक्ट। दूसरा बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमें क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान होना चाहिए, और जब हम इसका एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो भी हमें बिल्कुल उसका ध्यान होना चाहिए। वो जो दूसरा जो इसका जो लिगामेंट है वो लिगामेंट हो गया इसका लीनो रीनल लिगामेंट। अब ये लीनो रीनल लिगामेंट क्या है, रीनल से आप समझ सकते हैं किसको कहते हैं, किडनी को। तो किडनी, और लीनो यानी कि लीन, इसका जो नाम है वो ग्रीक नेम है इसका, सॉरी लेटिन नेम है। लेटिन में स्प्लीन को लीन कहते हैं, LIEN। तो उसकी वजह से इस लिगामेंट को लीनो रीनल लिगामेंट भी बोल देते हैं, या आपको स्प्लीनो रीनल लिगामेंट भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये दोनों चीजें मिलती हैं, स्प्लीनो रीनल या लीनो रीनल लिगामेंट, दोनों एक ही बात है। तो इस लिगामेंट के थ्रू किडनी के साथ ये कनेक्ट रहता है। किडनी का इंप्रेशन हमने कहां बताया था, यहां बताया था, इस सरफेस पे, करेक्ट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी वजह ये है क्योंकि इसी फोल्ड के साथ कवर्ड रहती है, अटैच रहती है टेल ऑफ द पैनक्रियाज। और जब टेल ऑफ द पैनक्रियाज इसके साथ अटैच रहती है तो आप ये समझें कि बहुत एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो वहां से निकलता है। हमने जब स्टमक का जब हम ब्लड सप्लाई देख रहे थे तब हमने ऊपर शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज वगैरह बनाई थी, तब हमने कहा था कि ये किसकी ब्रांच है, स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच है। और स्प्लेनिक आर्टरी कहां से निकली थी, सीलियक ट्रंक से निकली थी। तो जो स्प्लेनिक आर्टरी जो जा रही है वो किसके साथ जा रही है, पैनक्रियाज के साथ जा रही है। और पैनक्रियाज के साथ जा रही है तो वो प्रोटेक्टेड किससे होती है, लीनो रीनल लिगामेंट से। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लीनो रीनल लिगामेंट के साथ ही बाउंड होती है टेल ऑफ द पैनक्रियाज, और जो स्प्लेनिक वेसल्स होती हैं वो होती हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट लिगामेंट हमें इसकी स्टडी में मिलता है स्प्लीन की, वो होता है इसका जो मेन हमने बताया था कि किसके साथ ये इसका जो ये जो सरफेस हमने नीचे वाला बताया था, ये बताया था हमने इंटेस्टाइन के साथ या कोलोन के साथ। तो जो कोलोन के साथ इसका जो कनेक्शन है, वो जो लिगामेंट है वो लिगामेंट क्या कहलाएगा, उस लिगामेंट को हम कहेंगे, ये हो गया तीसरा लिगामेंट, फ्रेनिको कॉलिक लिगामेंट। तो तीसरा लिगामेंट होगा फ्रेनिक नॉर्मली फ्रेनिक से मतलब होता है डायफ्राम के साथ में, ठीक है। तो तीसरा जो इसका लिगामेंट हो गया वो हो गया फ्रेनिको कॉलिक लिगामेंट। तो जो तीन लिगामेंट हैं स्पेशली मेन लिगामेंट हैं जो हमें जब हम स्प्लीन की स्टडी कर रहे हैं तो हमें याद होने चाहिए। पहला गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, दूसरा लीनो रीनल लिगामेंट, और तीसरा फ्रेनिको कॉलिक लिगामेंट, करेक्ट। तो ये इसका जो बेसिक ग्रॉस जो बेसिक इसकी जो चीजें हैं इसकी स्प्लीन से रिलेटेड वो हमने यहाँ पे देखी है। अब हम बात करते हैं इसके नॉर्मली स्ट्रक्चर की। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो इसके साथ में ये मैं हटा देता हूं यहां से, अगर हम इसका स्टडी करेंगे आर्टीरियल सिस्टम या इसका ब्लड का सिस्टम, तो हम ऑटोमेटिकली उसके साथ इसके स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर सकते हैं, इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को भी हम स्टडी कर पाएंगे। चलिए आप सबसे पहले यहां पे आए, यहां पे देखें कि कुछ वेसल्स हैं जो अंदर जा रही हैं, कुछ बाहर आ रही हैं। जो रेड कलर में हैं हमने उनको बताया है
कि ये क्या है, आर्टरीज हैं, जो ब्लू कलर में है वो वेन है। करेक्ट। अब आप इस चीज को थोड़ा सा इस तरीके से समझें कि हम एक डायग्राम आपका बनाते हैं। पहली चीज तो आप ये समझें कि हमने थोड़ा सा इसको बड़ा करके बना दिया है। यहां से ये इस पोर्शन को हमने क्या कहा, ये पोर्शन कहलाएगा हाइलम। इस पोर्शन को हमने क्या कहा, हाइलम। करेक्ट, ये हो गया हाइलम। तो हाइलम क्या हुआ, जहां से वेसल्स अंदर आ रही हैं और जहां से वेसल्स बाहर जा रही हैं। करेक्ट। दूसरी चीज इसकी समझने की होती है कि ये जो इसका अपर पोर्शन है, ये जो इसकी बाउंड्री है, ये कवर्ड रहती है कनेक्टिव टिश्यू से, और इसको हम कहते हैं कैप्सूल, यानी कि ये कवर्ड रहती है एपिथेलियम के फोल्ड से। करेक्ट। और ये जो फोल्ड्स हैं, इनके ये अंदर एक्सटेंड करते हैं पेरेन्काइमा में। पेरेन्काइमा क्या हो गया, पेरेन्काइमा हमने पहले भी बताया, किसी भी ऑर्गन का जो वर्किंग पोर्शन है वो पेरेन्काइमा है, फंक्शनल जो पोर्शन है। और ये फोल्ड जब अंदर एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद में ये इस तरीके का इंप्रेशन देते हैं, ये अंदर एंटर कर गए। और इससे क्या होगा, ये जब अंदर एंटर कर जाएंगे तो एंटर करने से क्या होगा, ये जो मैंने डायग्राम समझाने के बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी इसको बना सकते हैं, इसको यूं भी कर सकते हैं, इसको आप यूं भी कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये जो पोर्शन बनता है, इस पोर्शन को हम कहते हैं कि ये ट्रेबेकुलर फॉर्मेशन करता है। ये जो ट्रेबेकुलर है, ये जो ट्रेबेकुलर है, ये किससे बना, इस लिगामेंट के या इस एपिथेलियम के अंदर पेनिट्रेट करने से। ये ट्रेबेकुलर क्या करता है, ये इस पूरे स्प्लीन के पोर्शन को डिवाइड कर देता है अलग अलग चैम्बर्स में, अलग अलग पोर्शन में। तो एक पोर्शन दोनों ट्रेबेकुलर के बीच ये हो गया, एक ये हो गया, 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 इस तरीके के पोर्शन में ये डिवाइड कर देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ट्रेबेकुलर बोलते हैं। अब यहां पे हम चलते हैं, एक ब्रांच हम लेकर के आते हैं स्प्लेनिक आर्टरी की। तो स्प्लेनिक आर्टरी अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो स्प्लेनिक आर्टरी इस तरीके से ड्रॉ होगी, ये स्ट्रेट नहीं आती है, इसको हम कहते हैं वो टॉर्चियस आर्टरी है। इसका मतलब ये इस तरीके से चलती है। अब जब ये अंदर एंटर कर रही है, यहां से जब आप देखेंगे ये एंटर कर रही है, तो एंटर करने से पहले ही ये कुछ पार्ट में डिवाइड हो रही है, यानी एंटर करने के बाद में नहीं, एंटर करने से जस्ट पहले ये डिवाइड हो रही है। तो हम यहां करते हैं कि ये एंटर करने से पहले ही कुछ ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। ये जो आर्टरी इसको सप्लाई कर रही है, इस आर्टरी को क्या नाम देते हैं, कौन सी आर्टरी है मेन आर्टरी जो स्प्लीन को सप्लाई करती है, स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी, करेक्ट। ये स्प्लेनिक आर्टरी इसको सप्लाई करेगी। लेकिन ये स्प्लेनिक आर्टरी जब हाइलम में एंटर करेगी, स्प्लीन के अंदर जब एंटर करेगी, तो एंटर करने से पहले ही ये कुछ पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। करेक्ट, ये कुछ पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। नॉर्मली लगभग इसकी 5 ब्रांचेस होती हैं जो डिवाइड होती हैं। तो हम यहाँ एक डायग्राम में समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताते हैं, 5 भी होती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, कुछ कम भी हो सकती हैं। तो नॉर्मली ये कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अब ये जो आर्टरी है, हम एक आर्टरी को लेकर के चलते हैं इसमें से, बाकी डायग्राम को हम हटा देते हैं ताकि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। करेक्ट। हम सिर्फ एक पोर्शन को लेकर चलेंगे और एक आर्टरी के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। अब हमने ये आर्टरी ली यहां से, जब ये आर्टरी अंदर आ रही है तो ये रन करेगी इस ट्रेबेकुलर के बीच में, इस ट्रेबेकुलर के बीच में रन करेगी।
इसीलिए इस आर्टरी को हम क्या कहते हैं, इस आर्टरी को हम बोल देते हैं ट्रेबिकुलर आर्टरी। ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी क्योंकि ट्रेबिकुलर में रन कर रही है, इसलिए इसको बोल देते हैं ट्रेबेक्युलर आर्टरी। करेक्ट। थोड़ी देर रन करने के बाद में इस आर्टरी से ब्रांचेस निकल जाती हैं जो अंदर पैरेन्काइमा में एंटर करती हैं। ये इसकी ब्रांच निकल गई या ये इसकी ब्रांच निकल गई, तो ऐसे अंदर ब्रांचेस इसकी निकलती जाती हैं, या ये इसकी ब्रांच निकल गई। करेक्ट। तो ये जो ब्रांचेस हैं जो एक्चुअल में स्प्लीन में एंटर कर रही हैं, पेनिट्रेट कर रही हैं, स्प्लीन के अंदर जा रही हैं, ये जो ब्रांच है, इन ब्रांच को हम नाम देते हैं, जो स्पेसिफिक आर्टरी है स्प्लीन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टरी है और बहुत फेमस आर्टरी है, सेंट्रल आर्टरी। इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल आर्टरी। नॉर्मली ये आर्ट्रियोल होता है, इसका जो डायमीटर है वो कहता है कि ये आर्ट्रियोल होता है, लेकिन हम इसको नाम सेंट्रल आर्टरी ही देते हैं। अब आपने ये यहां तक का फंक्शन देखा कि स्प्लेनिक आर्टरी आई और हाइलम में जाने से पहले ही ये कुछ 4-5 पोर्शन में डिवाइड हो गई। किस में डिवाइड होगी, ट्रेबेकुलर आर्टरी में। और ये ट्रेबेकुलर आर्टरी ट्रेबेकुला के साथ चल रही है, लेकिन इसकी कुछ ब्रांचेस निकल करके पैरेन्काइमा में एंटर हो रही हैं या स्प्लीन के प्रॉपर मास में एंटर हो रही हैं। क्लियर। ये जो आर्टरी एंटर हो रही है इसको हम नाम देते हैं स्प्लेनिक आर्टरी। अब हम इस आर्टरी के साथ चलते हैं आगे, ताकि हम इसको थोड़ा सा और प्रॉपर तरीके से समझ सकें। यहां पे हम थोड़ा सा ब्रांच लिख देते हैं। सबसे पहले हमें आर्टरी मिली स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी से हम आगे गए, स्प्लेनिक आर्टरी डिवाइड हुई ट्रेबिकुलर आर्टरीज में, ट्रेबिकुलर आर्टरीज में। करेक्ट। और ट्रेबिकुलर आर्टरी जो है वो फिर डिवाइड हुई सेंट्रल आर्टरी में। यहां तक हम पहुंच गए। अब हम सेंट्रल आर्टरी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने ये ड्रॉ किया, करेक्ट, और ये ड्रॉ किया। अब यहां पे ट्रेबिकुलर आर्टरी आई हमारी, और ये ट्रेबिकुलर आर्टरी, इससे एक ब्रांच निकली जिसको हमने कहा सेंट्रल आर्टरी। अब हम इस सेंट्रल आर्टरी के साथ आगे बढ़ते हैं। करेक्ट। अब ये जो सेंट्रल आर्टरी है, ये आर्टरी हो गई सेंट्रल आर्टरी। सेंट्रल आर्टरी। करेक्ट। अब ये जो सेंट्रल आर्टरी है, इस सेंट्रल आर्टरी के चारों तरफ, इस सेंट्रल आर्टरी के चारों तरफ लिम्फोसाइट्स होते हैं, बहुत सारे लिम्फोसाइट्स होते हैं। कौन से, टी लिम्फोसाइट्स। इस आर्टरी के चारों तरफ कौन से होंगे, टी लिम्फोसाइट्स। इस तरीके से अगर हम इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझें तो हम ये बना सकते हैं कि ये हमारी हो गई सेंट्रल आर्टरी। करेक्ट। और इसको थोड़ा सा हम छोटा बना दें, और इस सेंट्रल आर्टरी के चारों तरफ, यानी इस तरीके से एक टी लिम्फोसाइट्स की शीट होती है, यानी कि टी लिम्फोसाइट्स इस पे लगे रहते हैं। तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। करेक्ट। इसको हम थोड़ा सा बेटर तरीके से बना दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्प्लीन को समझ रहे हैं तो आपको सेंट्रल आर्टरी को बेटर तरीके से समझना पड़ेगा, तभी आप स्प्लीन को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। क्लियर। और अगर हम कहें कि चारों तरफ होते हैं तो आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा फॉर्म कर दें, ताकि आप और बेटर इसको समझ सकें।
ये हमने कट सेक्शन के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की है ताकि आप बेटर तरीके से इसको समझ जाएं। करेक्ट, ये टी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो इसके चारों तरफ लगे होते हैं, और बीच में सेंट्रल आर्टरी हो गई। आर्टरी कहां जाएगी? ये बीच में जो सेंट्रल पोर्शन है, ये सेंट्रल पोर्शन किसका हो गया? सेंट्रल आर्टरी का पोर्शन। ठीक है, तो बीच में सेंट्रल आर्टरी है, सेंट्रल आर्टरी के चारों तरफ ये टी लिम्फोसाइट्स की शीथ है, और ये टी लिम्फोसाइट्स की जो शीथ है इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये आर्टरी के चारों तरफ होती है इसलिए इसको कहते हैं पेरी आर्टिकुलर लिम्फेटिक शीथ, या शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं पाल्स, पेरी आर्टिकुलर लिम्फेटिक शीथ। यानी ये सेंट्रल आर्टरी हो गई, और सेंट्रल आर्टरी के चारों तरफ ये टी लिम्फोसाइट्स की शीथ है। अब आप इसको इस तरीके से समझें कि ये जब जा रही है, ये आगे की तरफ जा रही है, और इसके बीच बीच में कुछ लिम्फॉइड्स हमें और देखने को मिलते हैं, कुछ स्पेशल जो है वो लिम्फॉइड फॉलिकल्स जिनको हम कह सकते हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। तब हमें ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किस तरीके का दिखेगा? ये सेंट्रल आर्टरी हमने क्यों बोला? क्योंकि ये सेंट्रल आर्टरी सेंटर में है, इसलिए सेंट्रल आर्टरी बोला। लेकिन ये हमेशा सेंटर में नहीं रहती है, इसका नाम जरूर सेंट्रल आर्टरी है, लेकिन ये हमेशा सेंटर में नहीं रहती है। क्या होता है कि जब कोई ये स्ट्रक्चर पास हो रहा है, आप इसको इस तरीके से समझें, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। यानी ये आर्टरी जब रन कर रही है, ये आर्टरी रन कर रही है, और इसके चारों तरफ ये लिम्फेटिक शीथ है, यानी कि टी लिम्फोसाइट्स हैं। ये क्या है? टी लिम्फोसाइट्स हैं दोनों साइड। लेकिन बीच बीच में क्या होता है? बीच बीच में लिम्फेटिक फॉलिकल्स भी इसके अंदर आते रहते हैं। तो लिम्फेटिक फॉलिकल्स अगर हम बनाने की कोशिश करें तो हम ये कहेंगे कि ये फॉलिकल हो गया, और तब ये जो शीथ है, ये शीथ एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन ये एक्सटेंड नॉर्मली एक साइड में ज्यादा होगी। ये जो फॉलिकल्स हैं, ये फॉलिकल्स इस तरीके का बन जाएगा, तो ये एक साइड में ये शीथ ज्यादा हो जाएगी। करेक्ट। अब यहां पर अगर हम इसका कट सेक्शन देखें तो यहां पर ये जो आर्टरी है ये सेंटर में नहीं है, ये आर्टरी सेंटर में नहीं है, एसेंट्रिक है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या कहेंगे? सेंट्रल आर्टरी। इसमें आपको जर्मिनल सेंटर भी दिखेंगे, इसमें आपको मेनली बी लिम्फोसाइट्स भी दिखेंगे। तो ये क्या है? ये लिम्फॉइड्स हैं, या जिनको हम कह सकते हैं नॉर्मली ये लिम्फॉइड फॉलिकल्स हैं। करेक्ट। अब क्या होगा? इस शीथ के साथ, इस शीथ के साथ एक स्पेस और आएगा आपको, जो इस शीथ के साथ मिलता है दोनों साइड में। उस स्पेस को हम कह देते हैं, ये जो स्पेस है इस शीट से इसके बीच का स्पेस, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम नाम देते हैं मार्जिनल जोन। इसको हम क्या कहेंगे? मार्जिनल जोन। आप जब पूरे स्प्लीन की स्टडी करते हैं तो पूरे स्प्लीन की स्टडी में आपको दो बेसिक स्प्लीन के डिवाइडेशन मिलते हैं पैरेन्काइमा के। एक होता है रेड पल्प, एक होता है व्हाइट पल्प। उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं? रेड पल्प और व्हाइट पल्प में। अब हम आगे इसी में रेड पल्प और व्हाइट पल्प समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे जाकर के ये जो सेंट्रल आर्टरी है, ये सेंट्रल आर्टरी भी डिवाइड हो जाती है। ये सेंट्रल आर्टरी भी आगे जाकर के डिवाइड हो जाएगी। करेक्ट। और जब ये डिवाइड होती है, यहां पर इसको ये शीथ
बंद हो जाती है, ये शीट यहीं तक रहती है। जब ये आगे डिवाइड हो जाएगी तो इसके साथ ये शीट नहीं चलेगी, करेक्ट। तो यहां ये शीट खत्म हो गई, और जैसे ही ये डिवाइड होगी, जैसे ही ये इस शीट से बाहर आएगी, हम उसको कह देंगे रेड पल्प एरिया। यानी यहां तक का जो एरिया है, इस साइड तक का जो एरिया है वो कहलाएगा रेड पल्प। उसको हम क्या कहेंगे, व्हाइट पल्प। उसको हम कहेंगे व्हाइट पल्प एरिया। व्हाइट पल्प क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका अपीयरेंस व्हाइट होता है। ये व्हाइट पल्प एरिया हो गया। तो व्हाइट पल्प एरिया में हमें जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा, वो ये देखा कि ये आर्टरी रन कर रही है, इसके साथ ये शीथ है और बीच में लिम्फोइड फॉलिकल्स भी हैं। और इसके साथ में ये जो एरिया है, इस एरिया को हमने क्या कहा, इसको हमने कहा मार्जिनल जोन। इसको हमने क्या कहा, मार्जिनल जोन, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अब ये जो आर्टरी डिवाइड हो रही है, इस डिवाइड आर्टरी को हमने क्या कहा, अब ये सेंट्रल आर्टरी नहीं रही, अब ये आर्टरी क्या बन गई, अब ये बन गई पेनिसुलर आर्टरी। अब इसको हमने नाम दिया पेनिसुलर आर्टरी, करेक्ट। तो अब सेंट्रल आर्टरी डिवाइड होगी पेनिसुलर आर्टरी में, और हम ये कहते हैं कि ये शीथ भी यहीं तक खत्म हो गई, अब आगे इसमें शीथ नहीं रही। तो ये जो एरिया है यहां से, ये एरिया स्टार्ट हो गया रेड पल्प का। इसको हम क्या कहेंगे, रेड पल्प। ये एरिया आपका रेड पल्प का स्टार्ट हो गया, करेक्ट। अब ये जो आर्टरी रन करती है आगे जाकर के, ये आर्टरी क्योंकि बहुत छोटी आर्टरी हो जाएगी, ये बहुत छोटी आर्टरी हो जाएगी, तो ये इस तरीके से सिंगल ब्रांच दिखेगी। यानी कि इसके साथ में नॉर्मली इसकी जो वॉल है वो नाम मात्र की रह जाएगी। ये क्या करेगी, एम्पुला बनाएगी। और दूसरा जो मेन स्ट्रक्चर होता है जो इसके अंदर होता है, इसके अंदर एलिप्सॉइड्स आपको देखने को मिलेंगे। अब एलिप्सॉइड्स क्या होगा, एलिप्सॉइड आप समझिए कि ये है, तो इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर नॉर्मली आरबीसी के डायमीटर से छोटा होता है। इसका जो डायमीटर है एलिप्सॉइड का, वो आरबीसी के डायमीटर से छोटा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी इसमें क्रॉस हो जाती है। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी रहेगी। लेकिन जब ये ओल्ड एज आरबीसी हो जाती है, तब ये अपनी इलास्टिसिटी खो देती है, और जब ये इलास्टिसिटी खो देती है तो वो इसमें से क्रॉस नहीं हो पाएगी, इस स्ट्रक्चर में से वो क्रॉस नहीं हो पाएगी। और क्रॉस नहीं हो पाएगी तो फिर उसका एक तरीके से ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद में वो एक तरीके से हम कहते हैं कि आरबीसी का ब्रेक डाउन है। वो हम समझेंगे, ये पूरा जो सिस्टम है, जब सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करेंगे तब हम पूरा इस सिस्टम को समझेंगे। लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना हुआ कि ये पेनिसुलर आर्टरी है, ये आगे जाकर के एम्पुला बना देगी, और ये जब एम्पुला बना देगी तो यहां से दो थ्योरी निकल के आती हैं, आगे किस तरीके से स्ट्रक्चर रन होता है, आगे किस तरीके से ये सप्लाई रन होती है। उसके लिए दो थ्योरी है हमारे पास। एक थ्योरी कौन सी है, जिसको हम कहते हैं ओपन थ्योरी, ओपन सर्कुलेशन थ्योरी, और दूसरी जो है उसको हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेशन थ्योरी। तो हमारे पास दो थ्योरी आ गई, एक ओपन सर्कुलेशन थ्योरी आ गई, एक क्लोज सर्कुलेशन थ्योरी आ गई। और क्लोज सर्कुलेशन थ्योरी में क्या होगा कि आगे स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलेंगे, आगे स्ट्रक्चर में आपको मिलेंगे साइनसॉइड्स, करेक्ट, और इनके बीच में कॉर्ड्स ऑफ साइनसॉइड्स। तो आप सिंपली ये समझ लें कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर डायरेक्टली जाकर के साइनसॉइड्स में ओपन हो गया, ये डायरेक्टली जाकर के साइनसॉइड्स में ओपन हो गया, और यहां से फिर कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू स्प्लेनिक वेन बनी, और स्प्लेनिक वेन के थ्रू ये वापस आ गया। ये जो थ्योरी है ये है क्लोज सर्कुलेशन थ्योरी। ओपन सर्कुलेशन थ्योरी में ये होगा कि ये जो स्पेस बचा है, ये जो स्पेस पड़ा है, या जो जिसको हम कहते हैं स्प्लेनिक मास में, ये ओपन हो जाती है, और वहां से फिर डिफ्यूजन के थ्रू ये जो ब्लड है, ये ब्लड साइनोसॉइड्स में आता है, और फिर ये जो साइनस है इसके, ये जो साइनस है, इन साइनस के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू स्प्लेनिक डक्ट में आकर के ये वापस बाहर निकल जाएगा। क्लियर। एक चीज हमें इसमें समझना कि ये है,
दूसरी चीज इसमें जो इनके बीच में हम कहते हैं कि कोर्स ऑफ बिलरिथ भी होती हैं, तो वो नॉर्मली मैक्रोफेजेस होते हैं, वो इम्यून सिस्टम से रिस्पॉन्स रिलेटेड इसका जो मेन वर्क है वो होता है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो इसके आगे की सर्कुलेशन की थ्योरी है, वो सर्कुलेशन की थ्योरी सिंपली इतनी है कि ये पेनिसुलर आर्टरी है, ये आगे जाकर के एम्पुला बना देगी, और इस एम्पुला के थ्रू वेनस जो इसके साइनस है, उस साइनस के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यहां से हम कह देते हैं, यहां से पेनिसुलर आर्टरी से साइनस, और साइनस से कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट से स्प्लेनिक वेन। स्प्लेनिक वेन में तो ब्लड यहां से एंटर हुआ, और एंटर होकर के इसके थ्रू ये ब्लड पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है। ये जो एक मेन जो स्ट्रक्चर हुआ वो ये हुआ कि इसमें दो हमें मोस्टली पोर्शन मिले। एक पोर्शन हमें मिला रेड पल्प का पोर्शन, दूसरा हमें मिला व्हाइट पल्प, एक हमें मिला व्हाइट पल्प का पोर्शन, दूसरा हमें मिला रेड पल्प का पोर्शन। ये रेड पल्प, रेड इसका अपीयरेंस होता है नॉर्मली आरबीसी की वजह से, तो इसको रेड पल्प बोल देते हैं। तो ये व्हाइट पल्प का एरिया हो गया, ये रेड पल्प का एरिया होगा। व्हाइट पल्प और रेड पल्प में जो बेसिक हमने स्ट्रक्चर देखे, उनको एक बार आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आपको ज्यादा इजी ये समझ में आएगा कि व्हाइट व्हाइट पल्प जो हमने देखा उसमें हमने क्या देखा। व्हाइट पल्प में हमें क्या क्या स्ट्रक्चर मिले, तो व्हाइट पल्प में हमें एक जो मेन स्ट्रक्चर मिला वो मिला हमें पेरी आर्टियोलर लिम्फेटिक शीथ। ये हमें किस में मिला? व्हाइट पल्प में, व्हाइट पल्प में। और दूसरा हमें क्या मिले? लिम्फॉइड फॉलिकल्स, लिम्फॉइड फॉलिकल्स। अब ये लिम्फॉइड फॉलिकल्स का क्या रोल रहता है, थोड़ा सा आप चलिए इसको समझते हैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसको हम एक बार हटा देते हैं। ये जो व्हाइट पल्प का एरिया है नॉर्मली ये इम्यून से रिलेटेड होता है। व्हाइट पल्प का पूरा एरिया इम्यून से रिलेटेड होता है। जब कभी हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम की तब हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन क्योंकि आपको स्प्लीन समझना है इसलिए आप थोड़ा सा इसको समझ लें ताकि आपको स्प्लीन प्रॉपर समझ में आ जाए। ये क्या है? ये है सेंट्रल आर्टरी। इसको थोड़ा सा डार्क नहीं हो पा रहा है। ये है सेंट्रल आर्टरी, करेक्ट, सेंट्रल आर्टरी, करेक्ट। और इसके साथ में यहां पे आप समझिए कि ये है टी लिम्फोसाइट्स, करेक्ट। और हमने कहा था इसके साथ लगता ही लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं, और लिम्फॉइड फॉलिकल्स में हमने कहा था मेनली क्या स्ट्रक्चर होता है? बी लिम्फोसाइट्स। इसमें क्या होंगे? बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। मैक्रोफेजेस भी होते हैं और स्ट्रक्चर भी होता है, और जर्मिनल सेंटर हमने बताया। लेकिन आप सिंपली हमें क्योंकि एक बेसिक चीज समझनी है ताकि हम स्प्लीन को थोड़ा सा प्रॉपर्ली समझ पाए, इसमें होगा बी लिम्फोसाइट। अब ये बी लिम्फोसाइट और इसके साथ ये जो जोन है, इस जोन को हम क्या कहेंगे? ये जो जोन है इसके साथ, ये जोन हो गया मार्जिनल जोन। इसको हम कहेंगे मार्जिनल जोन। मार्जिनल जोन का मतलब एक तरीके से व्हाइट पल्प और रेड पल्प के बीच में ये जोन आता है जिसको हम मार्जिनल जोन बोल देते हैं। तो यहां व्हाइट पल्प, रेड पल्प हो गया, ये व्हाइट पल्प हो गया, तो ये मार्जिनल जोन है। अब आप ये समझिए कि अगर कोई किसी तरीके का सिंपली अगर हम बात करें, किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन अगर आ जाता है, सपोज करिए किसी भी सिस्टम से आया, किसी सेल के थ्रू एंटीजन आया, कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उसके थ्रू ये एंटीजन आता है, तो ये किसके कांटेक्ट में आएगा? ये टी सेल के कांटेक्ट में आएगा, करेक्ट। और जैसे ही ये एंटीजन टी सेल के कांटेक्ट में आएगा, आते ही ये टी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे? ये बी सेल को स्टिमुलेट करेंगे, यानी कि ये टी सेल बी सेल को एक्टिवेट करेंगे। और बी सेल एक्टिवेट जब हो जाएगी
तो ये कन्वर्ट हो जाएगी प्लाज्मा सेल में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्लाज्मा सेल में। और प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। प्लाज्मा सेल क्या करेगा? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, करेक्ट। तो ये जो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के खिलाफ हमारी इम्यूनिटी को बनाएगी और ये ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी, करेक्ट। इसी तरीके से ये बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स हो गया। इसी तरीके से अगर सपोज करिए कोई और पैथोजन आता है किसी तरीके का, सपोज करिए कोई वायरस है, ये कोई वायरस आया, तो वायरस क्या करेगा? ये वायरस है, अब ये वायरस क्या करेगा? ये वायरस डायरेक्टली बी सेल के कांटेक्ट में आया। बी सेल क्या करेगी? बी सेल टी सेल को एक्टिवेट करेगी, करेक्ट। और टी सेल जब एक्टिवेट होगी तो वापस इसके रिस्पॉन्स में ये बी सेल को एक्टिवेट करेगी, और जब बी सेल एक्टिवेट होगी तो फिर वही प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल क्या प्रोड्यूस करेगी? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। तो ये आपस में एक दूसरे को स्टिमुलेट करती हैं, इसके लिए इनको क्या कहा जाता है? को स्टिमुलेंट। ये क्या होता है? को स्टिमुलेंट, यानी कि एक दूसरे को आपस में स्टिमुलेट करती है। तो इनसे नॉर्मली जो एंटीबॉडी होते हैं आईजीजी, आईजीए, ये प्रोडक्शन कहां से होता है? ये प्लाज्मा सेल से। और प्लाज्मा सेल कैसे बनती है? बी सेल से बनती है। तो ये पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्स है हमारा, ये पूरा का पूरा इम्यून रिलेटेड रिस्पॉन्स हो जाएगा, पूरा जो सिस्टम है। तो ये पार्ट हो गया व्हाइट पल्प का। ये जो पोर्शन है ये व्हाइट पल्प का पोर्शन हो गया। तो इसमें जो मेन हमें दिखा, एक पेरी आर्टिकुलर लिम्फेटिक शीथ दिखी, एक हमें इसमें दिखा लिम्फोइड फॉलिकल्स दिखा, और इसके साथ में हमें कुछ जो सिंपली हम जिनको कहें मैक्रोफेजेस वगैरह वो दिखे, लेकिन मेन दो स्ट्रक्चर हमें व्हाइट पल्प में दिखे। अगर हम बात करें रेड पल्प की, अगर हम रेड पल्प की बात करें तो रेड पल्प में हमें जो मेन स्ट्रक्चर दिखते हैं, क्योंकि रेड पल्प नॉर्मली क्या होता है? आरबीसी डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है। तो रेड पल्प में हमें जो एरिया दिखता है, दूसरा हो गया रेड पल्प। रेड पल्प में जो मेन स्ट्रक्चर हमें जो नजर आएंगे उसमें एरिथ्रोसाइट्स हो गए, इसमें बेसिकली एरिथ्रोसाइट्स हो गए। इसके अंदर प्लाज्मा सेल्स भी होती हैं, क्योंकि जो हमने कहा है कि प्लाज्मा सेल बनती है तो वो रेड पल्प में भी हो सकता है, व्हाइट पल्प में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। तो प्लाज्मा सेल आपको व्हाइट पल्प में भी मिलेंगी, प्लाज्मा सेल आपको रेड पल्प में भी मिलेंगी। और इसके साथ आपको जो बेसिक और स्ट्रक्चर जो मिलते हैं वो नॉर्मली एक प्लेटलेट हो गई, प्लेटलेट, ये सारे के सारे जितने साइनस हो गया आपका, वीनस साइनस जिसको हम बोलते हैं, कॉर्ड्स ऑफ बिलरिथ हो गई, ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे रेड पल्प में। तो इसलिए बेसिकली हमें जब स्प्लीन को समझना है तो पूरी स्प्लीन को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक व्हाइट पल्प में, एक रेड पल्प में। तो व्हाइट पल्प का जो पोर्शन है वो बेसिकली इम्यून से रिलेटेड पोर्शन है, रेड पल्प का जो पोर्शन है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है? वो इसके आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से और ब्लड के प्योरिफिकेशन से रिलेटेड है। और इसमें बहुत सारे आपको मैक्रोफेजेस वगैरह मिलेंगे, वो एक सिंपल जब हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करेंगे तब हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो ये बेसिक हमारा जो पोर्शन था वो स्प्लीन की एनाटॉमी से रिलेटेड पोर्शन था। थैंक यू वेरी मच।